हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटो न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है और उसमें न्यूरोनल मैकेनिज्म क्या होता है और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं मसल्स में, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताया गया टी ट्यूब्यूल्स के बारे में। तो ये देखिए, ये टी ट्यूब्यूल्स है, इसको हम टी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो यहाँ बताया गया कि टी ट्यूब्यूल्स आर एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन कॉन्टैक्ट विद द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है, इससे कांटेक्ट करने के लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है इनवर्ट साइड में, इसी को हम टी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और इससे होता क्या है कि अलाउिंग फॉर कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स। तो कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है स्ट्रेटेड मसल्स का, उसको ये फैसिलिटेट करता है। तो कैसे फैसिलिटेट करता है ये हम देखते हैं। देखिए, ये हमारा न्यूरॉन है और यहाँ पे न्यूरोनल एंडिंग है। तो न्यूरोनल एंडिंग पे देखिए, यहाँ पे ये कैल्शियम चैनल होता है। तो जब एक्शन पोटेंशियल इधर से आता है, देखिए इधर से आया, तो क्या होता है, देखिए एक्शन पोटेंशियल ओपन प्री सिनेप्टिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल इंड्यूसिंग एसिटाइल कोलिन रिलीज। तो यहाँ से जब एक्शन पोटेंशियल आया, तो ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ओपन कर दिया। और जब वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो गया, तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स पे आके वर्क करेगा और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स फिर यहाँ आके रिलीज हो जाएंगे और यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा। तो ये बताया गया यहाँ पे, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से हुआ। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे फिर पोस्ट सिनेप्टिक एसिटाइल कोलिन बाइंडिंग लीड्स टू मसल सेल डिपोलराइजेशन एट मोटर एंड प्लेट। तो ये मोटर एंड प्लेट जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मसल डिपोलराइजेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोलिन यहाँ बाइंड हो रहा है, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन यहाँ हो रहा है। अब ये डिपोलराइजेशन देखिए ट्रेवल करेगा। डिपोलराइजेशन ट्रेवल्स ओवर द इंटायर मसल सेल्स। तो ये डिपोलराइजेशन पूरे मसल सेल्स में देखिए ये ट्रेवल करेगा। एंड डीप इनटू मसल्स वाया द टी ट्यूब्यूल्स। मसल्स के डीप में भी ये ट्रेवल करेगा टी ट्यूब्यूल्स से। देखिए यहाँ पे सुपरफिशियल ट्रेवल कर रहा था, यहाँ पे देखिए डीप चला गया। किसके जरिए? टी ट्यूब्यूल्स के जरिए। इधर से भी पोटेंशियल आया, इधर से भी पोटेंशियल आया। अब देखिए, डीपोलराइजेशन ट्रेवल्स ओवर द इंटायर मसल्स एंड डीप इनटू द मसल्स वाया टी ट्यूब्यूल्स। और फिर उसके बाद चौथा क्या दिया गया पॉइंट, membrane depolarization induces conformational changes in the voltage sensitive dihydropyridine receptors and its mechanically coupled ryanodine receptors। तो ये बताया गया कि अब ये मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन जो होगा, ये इंड्यूस करेगा, इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे डाईहाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर्स में। और ये डाईहाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर्स जो होता है, ये मैकेनिकली कपल्ड होता है आर से, रैनोडिन रिसेप्टर से। तो देखिए, रैनोडिन रिसेप्टर्स ये होता है जो हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ये इससे कपल्ड होता है। अब जब यहाँ कन्फर्मेशनल चेंजेस आ गया डाईहाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर्स में, तो इसकी वजह से देखिए रैनोडिन रिसेप्टर्स भी ओपन हो जाएगा। यहाँ चेंजेस हुआ और यहाँ मैकेनिकली ये कपल था, जिसकी वजह से ये ओपन हो गया। तो अब क्या हुआ, देखिए कैल्शियम रिलीज। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज हो गया फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बफर्ड बाय कैल्सिक्वेस्ट्रिन इनटू द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ कैल्शियम रिलीज हुआ और ये बफर्ड होता है कैल्सिक्वेस्ट्रिन से। और फिर उसके बाद पांचवी चीज यहाँ दिखाई गई है कि ट्रोपोमायोसिन इज ब्लॉकिंग मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन फिलामेंट। तो ये देखिए, ये प्रोटीन जो है, ये ट्रोपोमायोसिन है। ये ट्रोपोमायोसिन एक्टिन फिलामेंट पे प्रेजेंट होती है और एक्टिन फिलामेंट पे ये ब्लॉक कर देती है मायोसिन बाइंडिंग साइट को। तो अब ये कैल्शियम किस तरह से यहाँ पे हेल्प करेगा, ये देखिए, रिलीज्ड कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन सी। ये ट्रोपोनिन सी है, देखिए यहाँ पे रिलीज्ड कैल्शियम, जो यहाँ कैल्शियम यहाँ से रिलीज्ड हुआ, ये कैल्शियम यहाँ आया और इससे बाइंड किया ट्रोपोनिन सी से, शिफ्टिंग ट्रोपोमायोसिन टू एक्सपोज द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। अब जब कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बाइंड कर लिया, तो अब ये ट्रोपोमायोसिन को शिफ्ट कर देगा और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट जो होगी ये ओपन हो जाएगी और अब ये रेडी हो जाएगी एक्सपोज होने के लिए मायोसिन फिलामेंट से। तो ये चेंजेस आए। और अभी यहाँ तक की जितनी कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन थी, यानी रिलैक्स मसल्स हमारी रिलैक्स थी। लेकिन अब रिलैक्स होने के बाद अब ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट की स्टेप में हम चल रहे हैं। तो देखिए, अब कैल्शियम जब बाइंड हो गया ट्रोपोनिन सी से, तो ट्रोपोमायोसिन अंदर चला गया और जिसकी वजह से ये मायोसिन फिलामेंट का जो हेड है, ये आसानी से एक्टिन फिलामेंट से बाइंड कर सकता है। तो अब देखिए, यहाँ मायोसिन हेड बाइंड्स स्ट्रांगली टू एक्टिन। अब देखिए, ये यहाँ पे मायोसिन का हेड जो है ये अलग था, लेकिन अब देखिए मायोसिन का हेड जो है स्ट्रांगली बाइंड कर गया एक्टिन से। और उसके बाद फिर क्या है, क्रॉस ब्रिज फॉर्म है। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। देखिए यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट, तो ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इसको हम क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। और इसके बाद फिर क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था,
दोनों एक साथ थे, लेकिन जैसे ही क्रॉस ब्रिजिंग का फॉर्मेशन होगा तो ये एडीपी इसी के साथ इंटैक्ट रहेगा इसके साथ, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये देखिए रिलीज हो जाएगा। ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो अभी तक मसल्स इस कंडीशन में थी, लेकिन अब मसल्स इस कंडीशन में आ रही हैं, यानी अभी तक मसल्स रिलैक्स थी, अब कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। अभी इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। देखिए अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक, अब जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गया तो पावर स्ट्रोक जनरेट हो गया, यानी ये एक्टिन फिलामेंट जो है ये देखिए पहले दूर थे, अब ये इस डायरेक्शन में, इधर से इस डायरेक्शन में, इधर से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगे, तो ये इधर आ गए, तो ये इसको हम बोले इनिशिएटिंग पावर स्ट्रोक जनरेट हुआ। अब ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक, अब जब पावर स्ट्रोक जनरेट हुआ, फोर्स इज प्रोड्यूस्ड एज मायोसिन पुल ऑन द थिन फिलामेंट। मायोसिन जो है ये थिन फिलामेंट पे पुल हो जाता है। तो देखिए एक्टिन फिलामेंट जब इधर आएगा तो जाहिर सी बात है एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर आ जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि मायोसिन फिलामेंट पुल्स ऑन द थिन फिलामेंट। तो मायोसिन जो है ये थिन फिलामेंट के ज़्यादा ओवरलैप करने लगेगा। और देखिए यहाँ पे भी यही चीज़ दिखाई गई है कि यहाँ पे ये मायोसिन फिलामेंट है और ये एक्टिन फिलामेंट है, इसका ओवरलैपिंग हो जाएगी। और फिर क्या है, मसल शॉर्टनिंग अकर्स, मसल्स की शॉर्टनिंग हो जाएगी। क्यों, देखिए पहले मसल्स यहाँ से यहाँ तक एक सार्कोमियर था, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो देखिए इसकी साइज देखिए अब कम हो गई। पहले देखिए ज़्यादा थी जब ये रिलैक्स था, लेकिन अब इसकी साइज सार्कोमियर की साइज कम हो गई। इसी तरह सारे सार्कोमियर की साइज कम होगी, जिसकी वजह से मसल्स की शॉर्टनिंग होगी। और इसमें फिर क्या क्या चेंजेस आएंगे, विद शॉर्टनिंग ऑफ एच एंड आई बैंड। एच और आई बैंड भी जो होंगे ये शॉर्ट होंगे। एच बैंड क्या होता है, एच बैंड वो इलाका होता है जहां पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक के बैंड को हम एच बैंड बोल दिए। तो एच बैंड देखिए यहाँ पे इतना लंबा है, लेकिन जब यहाँ पे ये एक्टिन फिलामेंट इसके ऊपर ओवरलैप कर गया तो देखिए एच बैंड की साइज छोटी हो गई। और उसके साथ साथ आई बैंड किसको बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं जहां पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट होता है। तो एक्टिन फिलामेंट देखिए सिर्फ यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे आई बैंड की साइज ज्यादा है, लेकिन जब देखिए ओवरलैप किया देखिए आई बैंड की साइज छोटी हो गई। तो एच बैंड और आई बैंड की साइज छोटी हो गई। और जेड लाइन हम बोलते हैं कि जहां से सार्कोमियर स्टार्ट होते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सार्कोमियर है, तो यहाँ ये एक जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन है, तो ये देखिए जेड लाइन भी यहाँ पे छोटी हो गई। तो वही हुआ कि एच बैंड भी छोटा हुआ, आई बैंड भी छोटा हुआ और जेड लाइन भी छोटा हुआ। तो यही यहाँ पे निमोनिक बताया गया, हाई आई एम वेयरिंग शॉर्ट्स, तो यहाँ पे शॉर्टनिंग हो गई। और फिर उसके बाद बताया गया द ए बैंड रिमेन्स द सेम लेंथ। और ए बैंड जो है ये सेम लेंथ का होगा। तो ए बैंड क्या होता है, मायोसिन फिलामेंट की जो टोटल लेंथ होती है यही ए बैंड होता है। तो ए बैंड यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे भी है। देखिए जब मसल्स रिलैक्स थी तब भी इसकी साइज इतनी ही थी, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तब भी इसकी साइज इतनी ही है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि ए बैंड जो होगा वो रिमेन द सेम लेंथ। सेम लेंथ का होगा, ए बैंड इज ऑलवेज द सेम लेंथ। और अब उसके बाद जब ये क्रॉस ब्रिजिंग फॉर्म हो गई तो देखिए अब ये वाली कंडीशन आई। फिर क्या हुआ, एडीपी इज रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द पावर स्ट्रोक। जब पावर स्ट्रोक पूरा हो जाएगा तो ये एडीपी जो है ये इससे रिलीज हो जाएगी, यानी अब मसल्स रिलैक्स होने के लिए दोबारा रेडी हो गई। और उसके बाद फिर देखिए आठवां क्या दिया गया है कि बाइंडिंग ऑफ न्यू एटीपी मॉलिक्यूल causes detachment of myosin head from actin filament। अब यहाँ पे एटीपी बाइंड करेगी, नया एटीपी। ये देखिए पुराना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ ही रिलीज हो गया था, उसके बाद पावर स्ट्रोक जहाँ पे खत्म हुआ उसके बाद एडीपी रिलीज हो गया। अब यहाँ पे न्यू एटीपी मॉलिक्यूल इससे अटैच होना चाहेगा, और जब न्यू एटीपी मॉलिक्यूल इससे अटैच होगा तो ये मायोसिन का जो हेड एक्टिन फिलामेंट से ऐड हुआ था ये इससे डी अटैच हो जाएगा। तो यहीं पे यहाँ पे बताया गया कि बाइंडिंग ऑफ न्यू एटीपी molecules causes detachment of myosin head from actin filament, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम इज रीसेक्वेस्टर्ड। फिर यहाँ पे देखिए ये जो कैल्शियम था, अब ये कैल्शियम क्या होगा, वापस निकल जाएगा। देखिए कैल्शियम यहाँ से, देखिए कैल्शियम यहाँ आया था, यहाँ से बाइंड हुआ था, ये पूरी प्रोसेस हुई थी, और देखिए कैल्शियम वापस चला गया, निकल गया कैल्शियम। और फिर उसके बाद क्या है, एटीपी हाइड्रोलिसिस इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये जो एटीपी यहाँ बाइंड हुई थी देखिए ये अब ब्रेकडाउन इसका हो जाएगा एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो इसका मकसद क्या होता है, रिजल्ट्स इन मायोसिन हेड रिटर्निंग टू हाई एनर्जी। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि अब जब ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग अलग हो गए तो इसकी वजह से ये मायोसिन फिलामेंट जो है ये हाई एनर्जी पोजीशन में पहुंच गया, जिसको हम बोलते हैं कॉग्ड पोजीशन। और अब द मायोसिन हेड कैन बाइंड टू ए न्यू साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म ए क्रॉस ब्रिज इफ कैल्शियम रिमेन्स अवेलेबल। अब ये देखिए ये अब दोबारा रेडी हो गया। अब ये मायोसिन का हेड जो है ये दोबारा एक्टिन से बाइंड कर सकता है, लेकिन बाइंड करने के लिए क्या शर्त है, दोबारा कैल्शियम का
प्रेजेंस होना, क्योंकि अगर कैल्शियम नहीं प्रेजेंट होगा तो ये ट्रोपोमायोसिन एक्टिन को कवर किए रहेगी और ये मायोसिन का हेड एक्टिन से बाइंड नहीं कर पाएगा। इसलिए कैल्शियम का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है और कैल्शियम का यही मेन काम होता है। और उसके बाद फिर देखिए यार, रीअपटेक ऑफ कैल्शियम बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेज। तो देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे इसको जो सार्का हम बोलते हैं, तो ये कैल्शियम एटीपेज के थ्रू कैल्शियम वापस हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है। फिर मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स हो जाएंगे। अगर कैल्शियम वापस चला गया तो अब कैल्शियम यहाँ पे इनफ नहीं रहेगा, जिसकी वजह से मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। तो ये मसल्स रिलैक्सेशन की पूरी प्रोसेस है। तो हमने पूरी चीज़ डिस्कस कर ली। और यहाँ पे देखिए यही चीज़ है कि ये मायोसिन है जिसको हम थिक फिलामेंट बोलते हैं, और ये एक्टिन है जिसको हम थिन फिलामेंट बोलते हैं। तो और ये देखिए ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन है, रिलैक्सेशन की पोजीशन ये है, और ये कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन है यानी ये वाली पोजीशन। तो देखिए इसमें एक्टिन फिलामेंट इसके ऊपर ओवरलैप कर गया। अगर अगर यही रिलैक्स करेगा तो ये एक्टिन फिलामेंट दूर चला जाएगा, जिसकी वजह से ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक अगर मान लें हम एक्टिन फिलामेंट खाली हो जाएगा तो एच बैंड की साइज़ इंक्रीज हो जाएगी। और ये जब दूर चला जाएगा, ये दूर चला जाएगा तो जेड लाइन इंक्रीज हो जाएगी, सार्कोमेरिया की साइज़ इंक्रीज हो जाएगी। और ये देखिए जब ये दूर जाएगा तो ये वाला एरिया भी बढ़ जाएगा, और ये वाला एरिया बढ़ेगा तो इसको हम बोलते हैं आई बैंड। तो आई बैंड की साइज़ इंक्रीज हो जाएगी, तो ये रिलैक्सेशन के कंडीशन में होगा। तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आएगा, उसके बाद टी ट्यूब्यूल्स अपना काम करेंगे, टी ट्यूब्यूल्स के जरिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगा, और कैल्शियम फिर जाकर ट्रोपोनिन सी से बाइंड करेगा, और ट्रोपोनिन सी से जब ये बाइंड कर जाएगा तो ट्रोपोमायोसिन यहाँ से हट जाएगा, जिसकी वजह से मायोसिन का हेड एक्टिन से बाइंड कर जाएगा, और जब एक्टिन से बाइंड करेगा तो क्रॉस ब्रिजिंग का फॉर्मेशन होगा और पावर स्ट्रोक जनरेट होगा। इस पावर स्ट्रोक की वजह से देखिए इस तरह के कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। देखिए यहाँ पे पहले एक्टिन फिलामेंट से ये मायोसिन का हेड बाइंड किया, लेकिन जब पावर स्ट्रोक जनरेट हुआ तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में ये देखिए ये उल्टा मुड़ गया। ये वाली कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई है। और पावर स्ट्रोक के बाद फिर यहाँ पे इनऑर्गेनिक फास्फेट पहले ही डीअटैच हो जाएगा और एडीपी बाद में डीअटैच होगी, और जब इनऑर्गेनिक फास्फेट और एडीपी डीअटैच हो जाएगी दोबारा एटीपी इससे अटैच होगी, और जब एटीपी अटैच होगी तो ये मायोसिन का फिलामेंट जो है ये एक्टिन से डीअटैच हो जाएगा, और अब ये एटीपी ब्रेक डाउन होगी एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में, ताकि अगर कैल्शियम मौजूद हो तो दोबारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। और अगर कैल्शियम वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला गया सार्का के थ्रू तो मसल्स रिलैक्सेशन हो जाएगा।